शुरू करते हैं हम प्यारे बच्चों। हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज वेक्टर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 11th में भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जो टॉर्क वाला चैप्टर है जैसे आपका रोटेशनल मोशन, उसमें ये I3 कैप प्लस 5J कैप ऐसी चीजें लिखी हुई होती है और आपसे पूछा होता है कि वर्क डन कितना होगा। ये सारी चीजें ना, वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट एस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे टॉर्क होता है उससे हम क्या लिखते हैं R क्रॉस F, याद आ रहा होगा ना, RF साइन थीटा, थोड़ा थोड़ा। और उसी तरह से जो वर्क डन आप पढ़ते थे वहां पे आप क्या लिखते थे, FS कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो दोनों ही जगह क्या था, लेकिन एक जगह कॉस और एक जगह साइन है। पहले आपको आइडिया नहीं था क्या हो रहा है ये सब, बट अब आप पढ़ने के बाद हर चीज का आइडिया होगा, हर बेसिक से बेसिक और टफ से टफ क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, आउटकम ये निकलेगा हमसे कि अब हमें वेक्टर देख के डर नहीं लगेगा। कहीं पर क्वांटिटीज इस तरीके से लिखी हैं, कहीं पर अगर A वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और हमारे पास एक B वेक्टर है लाइक 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 10k कैप। तो जैसे इस तरीके से होते हैं हमारे पास, तो हमसे पूछा होता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, 3 4 ये सब चीजें। कई बार आपसे पूछा होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करो वेक्टर का, आपने सुना होगा मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड, फिर हमें आइडिया भी नहीं होता कि अरे मैग्नीट्यूड होता क्या है। टीचर फॉर्मूला लिखवा देते हैं √a² प्लस b² 2ab cos थीटा, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, हम आपको एक चीज बता रहे हैं कि जो भी आप पढ़ेंगे हम सिर्फ उसे फॉर्मूले में ही देखेंगे, उसका कैसे फॉर्मूला बना और साथ में उसकी फिजिकल वर्ल्ड में क्या उसकी इंप्लीकेशंस है। मतलब जो भी आप फिजिक्स में फॉर्मूले देखेंगे आप उसका रियलिटी में सिग्निफिकेंस समझेंगे। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होती है नेचर में। देखो, जो भी हम नेचर की स्टडी करेंगे उसमें हम किसी क्वांटिटी को लेके उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की हो सकती है। एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जिसको समझाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। जैसे कि आपके घर से यहां तक आप आए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मान लीजिए आपको यहां से आने में जितना भी घूम फिर के आए आपको लाइक 10 किलोमीटर लगा। ओके, तो 10 किलोमीटर सिर्फ मुझे इससे पता चल जाएगा कि मुझे भैया घर से यहाँ पे आने में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा मैंने। अब इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ डिस्टेंस चाहिए हमें 10 किलोमीटर। ओके, समझ गए ना। अब हमने ये नहीं पूछा कि किधर से आप राइट मोड़े, किधर से आप लेफ्ट मोड़े। ओके, उसी तरीके से आपका स्पीड होता है। मान लीजिए आप स्कूटी पे आए और आपने बोला भैया मैं नॉर्मली मेरी जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमने सिंपली बोल दिया हमने डिस्टेंस ट्रैवल करी 40 किलोमीटर पर आवर पे इस स्पीड से। तो ये जो स्पीड है क्वांटिटी, ये जो डिस्टेंस है क्वांटिटी, ये सब है स्केलर। क्या? स्केलर। क्योंकि मुझे बिना डायरेक्शन के भी मेरा काम हो गया, जो मुझे समझना था मैं समझ लिया कि आपकी रफ्तार ये है और आपको इतना दूर मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। ओके, बट देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच cannot be completely explained by just magnitude। सिर्फ मैग्नीट्यूड से उन चीजों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लाइक डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें इसलिए दे रहा हूं एग्जांपल्स क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो। ठीक है ना, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप थोड़ा सा बताना चाहोगे जितना आपको आइडिया है अच्छे से? बिल्कुल सही, बिल्कुल। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जबकि जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था? एक्चुअल पाथ कवर्ड। ओके, यू नो दिस ऑलरेडी। ओके, तो वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन, ए से लेके बी तक, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपके लिए वो बनाऊं डायरेक्शन शो करने के लिए, आपका यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर मैं बोलूं मैं यहां से था और मैं इस तरफ गया, मतलब ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। इफ आई ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं सिर्फ डिस्टेंस बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके यहां पे गया 10 किलोमीटर, तो मैं सिंपली बोलूंगा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है। ओके, इट इज अ स्केलर। बट जब मैं देख रहा हूं कि शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है ए टू बी, अब इसकी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, ए से बी, एंड इट इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लिखेंगे? लाइक अगर मैं बोल दूं कि ये लंबा वाला पार्ट 10 किलोमीटर था और जो शॉर्टेस्ट पार्ट है मान लेते हैं कितना है हमारा 7 किलोमीटर। ओके, तो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नाउ इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज
वी हैव आवर मैग्नीट्यूड हियर 7 किलोमीटर एंड उसके साथ हमारे पास क्या है, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। तो अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप 7 किलोमीटर चले, बट मुझे ये भी पता है किस दिशा में चले। जब आपने सिंपली 10 किलोमीटर बोला था, एट दैट टाइम आई डिडंट नो कि आप ईस्ट गए, वेस्ट गए, नॉर्थ गए, साउथ गए। ओके, जैसे कि देखो आपने ये देखा होगा ना, जैसे आप यहाँ पर आए तो रोडों पे लगा रहता है साइंस और उसमें लिखा रहता है लाइक सहस्त्रधारा इतने किलोमीटर, ठीक है ना, देहरादून इतने किलोमीटर दूर, हॉस्पिटल 50 किलोमीटर अहेड, हरिद्वार 50 किलोमीटर अहेड। ओके, तो अगर सिर्फ लिखा है, एक बैनर लगा है और यहाँ पे लिखा है हरिद्वार और यहाँ पे डिस्टेंस लिखी है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। तो ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ आपको डिस्टेंस शो कर रहा है। बट अगर इसके साथ एरो भी लगी हुई है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, 50, अब जैसे कहीं पे 3 रास्ते हैं तो वहां पे साइन भी लगा होता है, उसके साथ एरो भी बनी होती है, याली एरो, मतलब कि इस दिशा में ये है, इस दिशा में याली प्लेस मिलेगी और इस दिशा में ये। तो नाउ इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपके पास मैग्नीट्यूड भी है 55 किलोमीटर, आपके पास डायरेक्शन भी है कि इसी दिशा में मेरे को जाना है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, उसी तरीके से वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो उसमें भी हमें डायरेक्शन बताने की पड़ती है। कैसे कि आप मैं 30 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई हॉलीवुड मूवीज देखी है, जैसे वो प्लेन चला रहे होते हैं या फिर वो जा रहे होते हैं, वो ऐसे अपनी लोकेशन बोलते हैं ना, इस तरीके से आई एम 20 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से अपनी लोकेशन जो स्पेसिफाई करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, तो टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, इस तरीके से मूविंग, हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वो सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या आ जाती है, वेक्टर में, बिकॉज दे आर स्पेसिफाइंग डायरेक्शन। ओके, तो वही है, एक आइडिया लग गया आपको। बेसिक सा हमने ये नहीं बोला कि मतलब 2 लाइन में ही खत्म हो जाता है ना, वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर जस्ट मैग्नीट्यूड। लेकिन इस तरीके से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो वही, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है, अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ओके, ये सब आपके माइंड में होगा, रफली चाहो तो थोड़ा बहुत लिख लेना, स्पीड, डिस्टेंस, मास, टाइम, वर्क एटसेट्रा। जो टाइम और मास होता है, इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज जो मेरा मास है, लेट्स से इट इज 50 kgs, ठीक है ना, 55 kgs, तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर भी मेरा मास उतना ही रहेगा, अगर मैं मून पे जाऊंगा या मर्क्यूरी पे जाऊंगा, किसी भी प्लेनेट पे जाऊंगा, मेरा मास सेम ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड कि मैं कहां पर हूं या फिर किस दिशा में मूव कर रहा हूं। ओके, बट जो मेरा वेट है, ये सब आपने क्लास 9 में अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो पढ़ा होगा। वेट क्या होता है, फोर्स होती है एक, ठीक है ना। वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ इज पुलिंग मी टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। जो मेरा वेट है वो एक फोर्स है जो ग्रेविटी मेरे को खींच रही है नीचे की तरफ। ओके, तो फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, और जो मेरा वेट है, आपने ये भी बचपन में पढ़ा होगा कि मून पे जाते हैं तो हमारा वेट क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इफ माई वेट ऑन दिस अर्थ इज 60 न्यूटन, तो मून पे जाऊंगा तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन, सॉरी कल से वो उसका 6 टाइम्स हो जाएगा, हाँ 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना, 60 न्यूटन का 10 न्यूटन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वेट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, क्योंकि वो अर्थ जो फोर्स लगा रही है और जो मून जो मेरे पे फोर्स लगा रहा है वो डिफरेंट है। ओके, इवन अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ और कोई बड़ा प्लेनेट मेरे ऊपर है, तो वो फोर्स कुछ ऊपर की तरफ लगाएगा, अर्थ मेरे पे कुछ नीचे की तरफ लगाएगी, तो मेरे पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो दोनों का मिक्स हो जाएगा। इट इज लाइक आपका एक फ्रेंड है जो आपको उधर पुल कर रहा है, ठीक है, तो आप उधर ही मूव करोगे। आपका एक फ्रेंड इधर है, वो भी 10 न्यूटन से पुल कर रहा है, अब इधर कोई नहीं सिर्फ इधर है, तो आप इधर मूव करोगे, ठीक है। बट अगर दोनों ही दोस्त 10 न्यूटन लगा के दोनों तरफ से पुल कर रहे हैं, तो आप किधर पुल करोगे, किधर मूव करोगे, बताओ। नहीं मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएंगे। क्योंकि जो वेक्टर फोर्स है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, अब एक फोर्स उतनी ही लग रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया ना ये। लेकिन अगर वही दो, ये भी उधर ही धक्का दे और याला फ्रेंड भी इधर ही खींचे, तो मैं मूव कर जाऊंगा इधर। क्यों, क्योंकि इस बार दोनों की फोर्सेस एड अप हो गई। पिछली बार क्या हो रही थी, कैंसल आउट हो रही थी। पिछली बार जैसे ये है तो एक फोर्स इधर लग रही थी, एक फोर्स इधर लग रही थी, 10 न्यूटन, तो दे वर कैंसिलिंग आउट, ठीक है। बट इस बार क्या हो गया, दोनों ही फोर्सेस इधर 10 न्यूटन ऐड ऑन हो गई, तो मैं उधर मूव कर गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेशन करेंगे, ये सब वेक्टर सम, वेक्टर एडिशन जो होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, हर चीज समझेंगे हम बहुत बढ़िया से। बस ये कि फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा सा आपको फैमिलियर कर रहा हूँ, ठीक है ना।
ताकि स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि सीधे क्वांटिटीज में चले गए, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूज ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 9th में 10th में टीचर लिखवाते हैं कुछ, बट मेन चीज क्या है, हर चीज जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर नहीं होती है। हर चीज जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन ये है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ में वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, ये है मेन चीज, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction plus it also follows triangle law of vector addition, that physical quantity can be said to be a vector quantity। समझ गए ना, तीन कंडीशंस है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाम सुना है आपने इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, डेरिवेशन भी करी होगी स्कूल में ना। चलो गुड, हम पूरा करेंगे अच्छे से। उसी तरह वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, टॉर्क, momentum, all these are your vector quantities, okay, this is the basic stuff that you already knew। आपको लग रहा होगा क्यों पढ़ा मैंने ये सब, ठीक है। अब देखो अब आगे, अब हम मेन चीज चलते हैं जो नेसेसरी है, ठीक है ना। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से जो नेसेसरी है कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेक्टर को हम अपनी कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना, सिंबल के थ्रू। तो वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस एरो की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कर रहा होता है, और जो हेड होता है एरो हेड, वो उस वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा होता है, ओके। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन योर कॉपी, ओके, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है हमारा, और ए के ऊपर देखो हम ये साइन लगा देते हैं ताकि ये हमें शो है कि ये ए वेक्टर है, ओके। वरना हमें किसी वेक्टर और स्केलर में पता कैसे चलेगा। और बुक्स में क्या होता है, बुक्स में अगर कहीं कहीं पे मैक्सिमम क्या होता है, उन्होंने ये सिंबल नहीं लगाया होता, बट उन्होंने उसी चीज को क्या लिखा होता है, बोल्ड करके, ठीक है ना। इट ऑल्सो शोज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। लेकिन हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा ना, कॉपी में एग्जाम ही खत्म हो जाएगा अगर हर जगह मोटा मोटा करते रहे, तो हम ऐसे उसके ऊपर एरो का सिंबल बना देते हैं, ठीक है। तो देखो जो लास्ट पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड अ टेल, एंड जो जहां पे एरो हेड होता है इट इज कॉल्ड हेड। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है और पी की तरफ जा रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ओपी, ओके, क्लियर है। एंड सिंबॉलिकली बात करें तो जैसे अगर मैं एक बी वेक्टर शो करूं, इट इज अ बी वेक्टर लाइक ओरिजिन, मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, पी से लेके क्यू, तो इट इज ऑल्सो वेक्टर, बट इसकी लेंथ कम है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कम है कंपेयर टू दिस वर्जन, ठीक है ना, क्योंकि इसका लेंथ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो देखिए अब जो इसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे तो लेंथ शो कर रही है, बट अब मैं हर जगह डायग्राम में थोड़ी ना बनाऊंगा, लाइक ये वेक्टर कहीं लिखा हुआ है, तो ये तो वेक्टर भाई इस फॉर्म में दे रखा है, मैथमेटिकल फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, एरो तो नहीं है यहाँ पे। अब मुझे कोई बोल देगा इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैं स्केल लेके थोड़ी ना नापूंगा, मतलब अब आप एग्जाम में जाके कोई पूछेगा इसका लाइक ये ओपी है और किसने लिख दिया यही ओपी वेक्टर है, ठीक है, तो अब वहां जाके हम वी कैन नॉट यूज स्केल की, क्या होगा, ठीक है, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। तो जब हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर के किनारे किनारे ये डब्बे बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या, मॉड भी कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर बोथ थिंग्स, मतलब बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है ना। और ये आपकी लेंथ होती है, जो हमने रिप्रेजेंट करा कि लेंथ आपका मैग्नीट्यूड शो करता है, ओके। लेकिन उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, ए और दो डब्बे। दिस शोज कि हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। और जब हमें जैसे ये इस तरीके से लिखा है तो इट इज ए वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो ये तो बेसिक आइडिया लग गया आपको कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरो के थ्रू, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन कैसे होती है, हेड टेल क्या होता है, ठीक है ना। अब हम इसमें थोड़े से टाइप्स ऑफ वेक्टर, और हम देखो हम उन मेन चीजों के बारे में बात करेंगे जो नेसेसरी है क्लास 12th में, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हम इसे जब डिटेल में पढ़ाते हैं तो इसके लिए भी हम 10 दिन का यूज करते हैं टाइम, बट आपको पता है कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है क्योंकि आप 11th कर चुके हो। तो हम जो भी नेसेसरी है, कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जरूरत पड़ेगी वो हर चीज करेंगे, ठीक है ना, ओके। चलिए, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है, गुड।
अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, जहां से आपका मेनली स्टार्ट होता है चीजों को समझना। वेक्टर एडिशन, अब इसमें बहुत सारी चीजें, अलग अलग मेथड्स हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए, बट सबसे पहले हम सबसे सिंपल चीज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो वेक्टर एडिशन में जो सबसे हम पहले करेंगे वो दैट इज योर हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, चलिए करते हैं। देखिए हेड टेल मेथड क्या कहता है, मान लीजिए एक स्पेस है, यहाँ पे आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, और हमने आपसे पूछ दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा। तो आप अभी क्या करोगे बताइए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए जस्ट लाइक दिस सिंपली, तो व्हाट यू विल से कि व्हाट विल बी ए प्लस बी, कैसे शो करोगे? नहीं आइडिया? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। क्लास के एंड तक आपको बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, ठीक है, एक ही क्लास में, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो देखो हेड टेल मेथड क्या कहता है कि जैसे आपको a प्लस बी करना है, तो जो ऐसे आपका पहला वेक्टर है a, तो इसके हेड से इसके टेल को कनेक्ट कर दीजिए, लाइक कनेक्टिंग द हेड टू द टेल ऑफ द अदर वन, ठीक है। तो अगर मुझे a प्लस बी निकालना है तो दिस इज योर वेक्टर a। अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर b है उसके टेल को इसके हेड से कनेक्ट कर देंगे, वी विल जॉइन इट। This is your A, this is your B vector, this is your B vector, okay, and now I want to know what is A plus B, okay। तो देखिए A plus B क्या होगा, ये जो A से लेके B तक गया ना, अब हम क्या करेंगे, इसकी टेल को B के हेड से डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, we will connect it directly। अब समझो, एक बात समझना, अब मैं इसमें इसकी डायरेक्शन कैसे दूं, इसको एरो किधर दूं, इस तरफ एरो लगाऊं या उस तरफ? उस तरफ लगाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए, यस, नाउ दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड अवर रिजल्टेंट वेक्टर। जब दो वेक्टर्स को सम को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी जो दोनों को ऐड करके रिजल्ट आया, सिंपली बोले तो, एंड रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड दिस डायरेक्शन इज अलोंग दिस लाइन, ठीक है ना, इस डायरेक्शन इज अलोंग दिस लाइन, ये एरो बना रखा ना हमने। तो ये जो क्वांटिटी है खुद ही एक वेक्टर है जो कि a प्लस बी का सम है, जो a प्लस बी का सम है, समझ पा रहे हो। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही वेक्टर्स का होगा, इफ यू हैव n नंबर ऑफ वेक्टर्स यू कैन कनेक्ट इट लाइक दिस, ठीक है ना। अगर मैं एक और डेमो देता हूं आपको, अभी के लिए बेसिक पता चल रहा है क्या कहना चाहते हैं, इसके टेल को उसके हेड से कनेक्ट कर दिया जाएगा सिंपली। तो मान लेते हैं स्पेस में आपके पास कुछ वेक्टर हैं, जैसे ये a हो गया, कुछ b हो गया, कुछ c हो गया, ठीक है, लाइक 3 वेक्टर्स, ठीक है। अब मुझे किसने बोल दिया भैया मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, हम वही करेंगे, ठीक है ना। a वेक्टर है इस तरीके से, हम इसे स्पेस में ना कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दिस इज योर a वेक्टर। अब देखो b वेक्टर ऐसा है, b वेक्टर, c वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इसके साथ को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेड टेल मेथड, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हम इनिशियल वेक्टर, इनके नाम लिख देते हैं, दिस इज योर ए वेक्टर, हम इसकी देखो डायरेक्शन खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते कि ये 30 डिग्री पे है तो मैं अपने हिसाब से, नहीं, हम वेक्टर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बस स्पेस में उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये वेक्टर ऐसा है तो मैं थोड़ा सा ऐसे मोड़ दूंगा, नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ओके। कहीं आपने कन्वीनियंस के लिए चेंज कर दिए, ठीक है ना, इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको ये करना है, जरूर देखना नहीं है कि वो कहीं कट रहा है नहीं कट रहा है, आपको यहां से यहां का मतलब बस वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है ना। ठीक है, सो दिस रिजल्टेंट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, समझ रहे हो ना आइडिया, यू गॉट द आइडिया। तो ये तो है हमारा वेक्टर एडिशन, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा दिखेगा नहीं हमें, ठीक है। एग्जाम में तो हमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे और बोला होगा उनको ऐड कीजिए, ओके। तो हम उस चीज के ऊपर जाएंगे, उससे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ठीक है, जस्ट एज एन आइडिया, क्योंकि इसमें बहुत चीजें करवानी है।
ठीक है, हो गया? अच्छा कर लीजिए। और फिर इसमें ठीक है, अब मैं आपको इसी के साथ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन उनकी स्टेटमेंट बताऊंगा और क्या होता है। देखो, जो मैंने आपको ये चीज बताई ना, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों? देखिए, हमारे पास दो साइड्स थी, ठीक है, और फिर हमने क्या करा, हेड टू टेल उनको कनेक्ट करा, तो ये जो थर्ड साइड आई, जो अभी एक ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है ना, तो हमने क्या देखा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस रिजल्ट ए प्लस बी के इक्वल है। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी ऐसी होती कि मैं ए प्लस बी जोड़ता और ऐसे कनेक्ट करता और वाली क्वांटिटी ए प्लस बी के इक्वल नहीं होती, तो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। गॉट इट? तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये है। ओके, अब एक चीज होती है, आपने ये भी नाम तो सुना ही होगा जरूर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुना है ना? एक्चुअली बोलूं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, बट उनको शो करने का मेथड अलग होता है। तो मैं बताता हूं कैसे। देखो, जैसे कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ओके, जैसे ये था ए और बी, ठीक है ना, और मुझसे कोई पूछ देता है इनका रिजल्टेंट बताओ, मतलब वही ऐड करके बताओ, तो ये तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया कि मैंने दोनों का ऐसे कनेक्ट करा और एक रिजल्टेंट बना दिया। दिस इज द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बट अगर मेरे से कोई पूछे इसी चीज को ऐड करो बट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखो हम क्या करेंगे। जैसे ये है ना, अब देखो ए बी, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये ए वेक्टर है, इसी के टेल से इसी के टेल को लेके चलेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, इसके हेड से इसके टेल को कनेक्ट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, दोनों को टेल्स को साथ में जोड़ेंगे। ठीक है ना? देखो, एंगल उंगल कुछ नहीं चेंज कर रहा मैं, आई एम जस्ट टेकिंग देम एंड जस्ट फिटिंग देम। ठीक है ना? नो चेंजिंग इन एंगल, क्योंकि अगर एंगल बदल दिया तब तो मैंने वेक्टर ही बदल दिया। समझ रहे हो ना? चलिए ये हमारा बी वेक्टर, मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, दिस इज आवर बी वेक्टर, कोई डाउट नहीं है ना? ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का टेली। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम एक ए वेक्टर के पैरेलल इसके हेड से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दिस, मतलब ए वेक्टर के पैरेलल यहां पे लाइन, ठीक है ना, जितना इसका लेंथ है और जो इसकी डायरेक्शन है। गॉट इट? इसी के पैरेलल मतलब सब कुछ सेम, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, देखो इसके हेड से इसके पैरेलल लेके गए, मतलब हमने समझो एक तरह से बोलूं तो इसी ए वेक्टर को यहाँ पे लाके रख दिया, मतलब एक अलग से बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर के हेड से इस बी वेक्टर के ऐसे इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइक समझो कि मैंने इस बी को पकड़ा और यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्योंकि है पैरेललोग्राम, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये तो पैरेललोग्राम का लॉ, मतलब बोलते हैं प्रूफ होता है करने के लिए। ठीक है ना? अब देखो, अब ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो टेल है दोनों का और यहाँ पे जो दोनों का हेड कंबाइन हो रहा है, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे एंड दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। सिंपली बोले तो ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना? कोई डाउट अभी तक? अब देखो दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आया है ना, एज यू कैन सी डायगोनल, यहाँ पे क्या हुआ, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है दैट इज द ए प्लस बी, दैट इज द रिजल्टेंट। और यहाँ पे क्या है, जो दो ये ट्राइंगल्स की जो दोनों साइड से इन्हीं को हमने कंबाइन करा था, तो यहाँ पे भी इधर से ए प्लस बी दिख रहा है। देखो ये भी ए है और याली भी ए भी बी ही है, दे आर इक्विवेलेंट। ओके, बट दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने दोनों वेक्टर्स को सेम पॉइंट पे लेके आए, जोड़ा, फिर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, फिर इनके टेल को इन दोनों के हेड से जो होते हैं वहां कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। दिस इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कोई चीजें टफ नहीं होती, बस टीचर लोग, मतलब टीचर भी अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस क्या होता है वो शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और बच्चे उस समय ध्यान नहीं देते, तो चीजें बहुत टफ हो जाती हैं। और एक बार अगर समझ नहीं आया तो उसके बाद से कुछ समझ नहीं आता, सच यही बात है।
और देखो 11th-12th की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने एक क्लास मिस कर दी तो अगले वाली क्लास के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है, ठीक है ना। एंड इन द सेम वे 12th क्लास में भी हर चैप्टर कनेक्टेड है। जैसे अगर आपका फर्स्ट चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो सेकंड अच्छा हो जाएगा, सेकंड अच्छा है, फर्स्ट सेकंड अच्छा है तो थर्ड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा फर्स्ट चैप्टर में गड़बड़ करेगा तो उसको सेकंड में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दे आर हाईली कनेक्टेड, ठीक है ना। चलो, पैरेललोग्राम लॉ, मैं इनकी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो सब जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि हम लेंगे उनके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर उनकी टेल को विल कनेक्ट टू द हेड एंड द रिजल्टेंट डायगोनल विल बी आवर रिजल्टेंट टेल, तो जरूरत है क्या लिखने की? मतलब मेन चीज आइडिया है ना, क्योंकि मैं अभी आपको ये ट्राई कर रहा हूँ कि आप चीजों को समझो कि टफ नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, ऑल थिंग्स आर इजी। वेक्टर एडिशन, parallelogram law of vector addition, and this is triangle law of vector addition। क्योंकि आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और आप भी दो पेन्स का यूज करना ताकि आपको बाद में समझ आए, वरना बाद में पता ही नहीं चलेगा पढ़ा क्या मैंने, ठीक है। आप भी दो पेन का यूज करोगे, इसलिए मैंने आपके लिए दो पेन्स का यूज करा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये 3 आ गए थे ना, उसी तरह से ऐसे n नंबर ऑफ वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको पता है पॉलीगन क्या होता है? जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो कहीं पे ऐसे क्वांटिटी मिल जाए, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर वैसा है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी टेल से इसके हेड को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। और अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो दिस विल बी माई A plus B plus C plus D, क्योंकि आई हैव कनेक्टेड द टेल टू द हेड, ठीक है ना। रिवर्स देखो, एक और चीज समझो, जैसे देखो यहाँ पे ये तो सेम ऑर्डर में चल रहा है, टेल से हेड फिर टेल से हेड, ये उसका रिवर्स हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से ये ऐसे ऑर्डर आ रहा था, यहाँ पे ऐसे नहीं गया, यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, अपोजिट। सो दिस इज समिंग ऑल दिस अप, ठीक है ना। चलिए, तो इसे कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, जो चीज नहीं समझ आएगी पूछना है, ठीक है ना, शर्माना नहीं है, हेसिटेट नहीं करना है। कई बार होता है कि बहुत छोटा सा डाउट होता है और हम पूछते नहीं है, और वही पूछ लेते तो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चलिए, पॉलीगन लॉ इसका कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है, और हम इन चीजों का यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन ये नेसेसरी है समझने के लिए, ताकि आप बाद में चीजों को क्लैरिटी से समझ सकें। जो भी चीज लिख रहे हो ना उसे समझ के लिखना। अगर आपको लिखते हुए भी लग रहा है कि मुझे पता नहीं चला मैं क्या लिख रही हूँ, तो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसी नॉलेज आपके दिमाग में नहीं जानी चाहिए जिसका मतलब ही नहीं पता होगा, ठीक है। जो चीज समझ आ रहा है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज गुड। अब हम इसको थोड़ा सा एनालिटिकल रूप में देखेंगे। अभी तो आपने डायग्राम के रूप में देखा, ठीक है ना, कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनको ऐसा डायग्राम में ऐसे जोड़ देते हैं। बट क्वेश्चंस में तो डायग्राम आएंगे नहीं कि आपको ये ए बी दे रखा है उन्हें जोड़ दो, तो आप उनको ऐसे सेट कर रहे हो, ऐसे नहीं, हमें तो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब हम इसका एनालिटिकल मेथड देखेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा, आप टाइटल डाल सकते हो ग्राफिकल मेथड। क्या, जो ये पूरा है ना, इसके ऊपर लिख लो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमने ग्राफ की मदद से देखा है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन।
ओके, तो इसमें आपने देखा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दिस वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गुड, बहुत बढ़िया। नाउ वी आर गोना सी एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब जहां पे हमें चीजों को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कॉन्क्रीट फॉर्म में। अब हर जगह ऐसा तो नहीं करेंगे हम डायग्राम बना बना के। अब कहीं पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो हम 5 किलोमीटर का वेक्टर नहीं बनाएंगे ना कॉपी में, ठीक है, वी कैन नॉट डू इट। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, कहानी वही रहेगी। मान लीजिए आपके पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, और एक हमारे पास बी वेक्टर है। अभी तक हमने डायग्राम जो बनाया था उसकी मदद से हम रिजल्टेंट बताएंगे। देखिए, अब देखिए ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। जब मैं इन्हें कंबाइन करता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनके बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, थीटा। ए और बी, मैंने क्या करा, दोनों को टेल्स कंबाइन, मतलब मैंने क्या करा, इस बी को यहाँ पे सेट कर दिया, मैंने बस उठा के ऐसे रख दिया, ना मोड़ा ना कुछ करा, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो, यही तो कहानी है। नॉर्मली क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो 5 + 5 हमेशा 10 होता है, बट वेक्टर क्वांटिटीज में 5 + 5 हमेशा 10 नहीं होता। लिटरली स्पीकिंग, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइक यू ऑलरेडी नो। अब ये दिखने में अजीब लग रहा है लेकिन है सिंपल। क्यों? अगर मैं 5 किलोमीटर, अब मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं, 5 किलोमीटर इधर ट्रैवल करा ए टू बी, ठीक है, और फिर मैं यहां से इधर ट्रैवल करा, ठीक है ना, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 3 इधर मैंने इजी सिग्निफिकेंस पर 3 4, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो आप बोलोगे भैया 3 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, यू हैव ट्रैवल्ड 7 किलोमीटर। लेकिन जब मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलोगे, भैया आई विल कनेक्ट दिस टू दिस। अब दिख रहा है यही मेथड, एक ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, एक बी वेक्टर है, फिर खटाक इसे जोड़ दिया टेल साइड, और ये कितना आएगा आप ही बताओ। यहाँ तो वो लग जाएगा ना क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दीज आर परपेंडिकुलर। ओके, समझ रहे हो ना। तो 3 4, ये कितना आना चाहिए 5। इसे कैलकुलेट करोगे, √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, √25 आपका कितना आ जाएगा 5। तो 3 किलोमीटर + 4 किलोमीटर कितना आ गया इन वेक्टर टर्म्स, समझ रहे हो ना, इन वेक्टर टर्म्स। आई हैव टू शो दिस। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो गलत है, बट अगर मैं अब ऐसे लिखता हूं, नाउ इट कैन हैपन। लॉजिक समझ रहे हो ना। 3 + 4 = 5। अगर आप इसे मैथ्स के स्टूडेंट को दिखा दोगे वो तो रोने लगेगा, ये कहां से मैथ्स पढ़ गए ठीक है ना, समझ गए। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो, लेकिन अभी इनके बीच में एंगल कितना है 90। अगर इनके बीच का एंगल होता 0, इफ द एंगल वाज 0 डिग्रीज, मैंने यानी कि मैं यहां से A से B चला और फिर B से C इधर ही चला, 3 और 4। इस केस में 3 + 4 7, डिस्टेंस भी 7 और डिस्प्लेसमेंट भी ओके, बहुत बढ़िया, क्योंकि इस बार दोनों वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में थे। समझ पा रहे हो ना, 0 डिग्रीज। वही कहानी हो गई कि आपका एक दोस्त इधर ही खींच रहा है और दूसरा दोस्त भी इधर ही धक्का दे रहा है, तो फोर्स अलग अलग जगह लग रही है बट डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो दे एड अप। ओके, लेकिन अगर मैं A से भी गया होता और फिर वापस 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वापस आ गया होता, तो डिस्टेंस तो 6 हो जाती, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती 0। तो इस केस में 3 + 3 कितना हो जाता 0। मतलब मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे, बट आई एम ट्राइंग टू से कि इन वेक्टर क्वांटिटीज 3 + 3 0। क्यों? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन भी है ना, एंड इसकी डायरेक्शन अपोजिट है इनिशियल डायरेक्शन के। ओके ओके, गॉट इट। से मैं, और इस बार एंगल के इन दोनों के बीच में 180 डिग्रीज।
ओके, अब यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 0 डिग्री था, हो सकता है कि कुछ एक सर्टेन एंगल रहा होता थीटा इनके बीच में, थीटा एंगल रहा होता तो कुछ डिफरेंट आंसर आता। यानी कि जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उनके बीच का एंगल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। तो वही कहानी है, वही मैं आपको ये थीटा का थोड़ा रोल बता रहा था, ठीक है ना, कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो थीटा का रोल बहुत ज्यादा होता है। थीटा डिसाइड की क्या होगा, जैसे कि पढ़ाई में ही जोड़ लीजिए, कुछ बच्चे होते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं होती, तो 10 घंटे पढ़ने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। कुछ बच्चे 2 ही घंटे पढ़ते हैं लेकिन एकदम फोकस्ड और फिक्स डायरेक्शन में, तो 2 घंटे की स्टडीज भी बहुत हेल्प करती है। बाकी बच्चों 5 घंटा इधर पढ़ा और 5 घंटा रिवर्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो ये हमारे पास बी वेक्टर, ए वेक्टर, थीटा। अगर अब मुझे कोई बोले कि मुझे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, समझ रहे हो? तो एक चीज तो है, वैसे तो मैं पूरी डेरिवेशन चलो मैं बता भी दूंगा, डेरिवेशन भी मैंने सोचा था कि सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, बट आई विल टेल यू द आता कैसे है वो भी, ठीक है। डेरिवेशन नॉर्मली क्या होता है, दो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट यानी कि इन दोनों का सम, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी आया कैसे, वी विल सी दिस एज वेल, ओके। पहले लिख लो, ठीक है ना, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। चलिए, इसी को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको कैसे मैथमेटिकली कैसा है वो मैं अब आपको बताऊंगा और बहुत इजीली समझ आएगा, स्कूल में नहीं समझ आता बट यहाँ आएगा आपके पास अच्छे से। चलिए, तो मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करने हैं, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो मैंने भी आपको ग्राफिकल मेथड में 2 मेथड बताए, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो समझिए बात को, जैसे कि ये चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इसी का यहाँ पे पैरेलल बनाता हूं, दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं, ठीक है, और इस ए वेक्टर के पैरेलल इस तरफ, ओके। अब ये थीटा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। और हमने क्या करा है, इनको कनेक्ट रिजल्टेंट के लिए। चलो लेट मी यूज अ डिफरेंट मार्कर, ओके। अब मुझे ये तो पता है कि ये जो बना है यही मेरा क्या है, ए प्लस बी, बट मुझे इसको इस टर्म्स में चाहिए, एनालिटिकल टर्म्स में चाहिए, मुझे सिर्फ डायग्राम नहीं देखना है, ओके। चलिए, तो ये इसकी मदद से ये चीज निकालेंगे अब हम। देखो हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रेट है ना, रुको थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट कर लूं, अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है ना। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और इनको मैं कुछ नाम दे देता हूं। यहां से स्टार्ट हुआ है, मैं इसका नाम ओ दे देता हूं, ठीक है ना, ओ। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, ओके। यहां पे हमने दे दिया ओ, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हमने पी दे देते हैं, इसको नाम हम क्यू दे देते हैं, इसको नाम हम टी दे देते हैं, ठीक है ना। रटना कुछ नहीं है, अपने हिसाब से रैंडम। बच्चे क्या होते हैं, जो टीचर ने डेरिवेशन कराई होती है उसे ही याद कर लेते हैं, नहीं, टेक योर वेरिएबल्स अपनी मर्जी, हम समझ रहे हैं, रट नहीं रहे हम, ठीक है। तो ओ पी क्यू टी, ठीक है। यहाँ पे इस ये जो ये पॉइंट है, इसका नाम भी मैं कुछ एम दे देता हूँ, ठीक है ना, आई नेम दैट पॉइंट एम, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, एक तरह से मैं बोलूं तो ये जो साइड बनी है इट इज इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर, और ये जो बना इट इज इक्विवेलेंट टू, दिख रहा है हमें, ठीक है। आपका एग्जाम कब है, कल है, अच्छा बैठ जाओ आप, दीदी आ जाएंगे अभी।
हाँ 5 बजे आएंगे ना दीदी, तो 5 बजे है ना टाइमिंग आपका, ठीक है बैठ जाओ, तब तक सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। चलो ओके, सो वी वर हियर, हाँ ठीक है, पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिस इज आवर ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर। हमने ये देखो इस डायग्राम में अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या, मतलब समझ आया है ना कैसे हमने बनाया, मैंने ए प्लस बी लिखा है, ओके समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। ओके मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, लेट मी से इट इज 90, ओके। अब देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री आती है ना आपको, अच्छा ओके, तब तो मुझे कुछ चीजें थोड़ी सी याद दिलानी पड़ेगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो चलो लेट अस गो बैक टू थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि मुझे पता है अगर वहीं दिक्कत आ गई तो फिर यहाँ दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। इसीलिए हम हर चीज कराते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि हम यहीं पढ़ रहे तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर यही नहीं समझ आएगा तो कैसे आएगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली बोले तो आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है, लेट्स से दिस इज ए बी सी, दिस इज योर 90 डिग्री, तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है बताओ, मतलब साइड की टर्म्स में परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। आपने कोई ट्रिक याद करी है इस चीज की, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। हमारे टीचर थे, एक और बोलता पाकिस्तान भूखा पेट हिंदुस्तान हरा भरा, एक ही बार वही याद हो गया था, ठीक है ठीक है, पाकिस्तान भूखा पेट हिंदुस्तान हरा भरा, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। कोई भी ट्रिक यूज करो बट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ये नेसेसरी है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होने वाला है, तो आपको 11 से भी पता चल गया होगा कि लास्ट चैप्टर में हर जगह साइन थीटा कॉस थीटा ही दिख रहा होगा, जो वेव्स वाला चैप्टर है, ठीक है ना, तो 12th में भी है बहुत यूज, ठीक है। चलो अब देखो ये जो P अपॉन H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये होता है साइन के लिए, साइन परपेंडिकुलर, ये होता है कॉस B अपॉन H, ये होता है tan P अपॉन B, P अपॉन, समझे, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गॉट इट, बहुत प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो साइन थीटा हमने क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो लेट्स से अगर मैं वही वाला ट्रायंगल बनाऊं, लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल, ओके कोई डाउट नहीं है ना। तो साइन थीटा लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ये, ठीक है ना, और हाइपोटेनस तो पता है ना लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ठीक है कोई डाउट नहीं है ना। उसी तरीके से cos थीटा क्या होगा आप मुझे बताओगे, चलो बेस अपॉन, यहाँ पे बेस क्या होगा दिस वन, और इसके नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ए बी, हाँ ए बी, यस बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। tan थीटा क्या होगा आपका, आप बताओ, यस, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, AC अपॉन, यस क्लियर है। अब इसी चीजों का थोड़ा सा यूज है वहां पे, इसीलिए मैंने रिवाइंड कराया, ठीक है, इसे भी बाद में नोट डाउन कर लेना। चलो ओके, तो चलिए अब देखो समझो बात को, जैसे ये था मैंने क्या कहा, A और B वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा, तो यहाँ पे भी तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो ये वही स्ट्रेट लाइन है और ये B को मैंने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा ही बन रहा होगा, ओके कोई डाउट नहीं है ना। चलिए और चलो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ इन ट्राइंगल OPT उसने बोले OMT, ठीक है ना। देखो डेरिवेशन हो सकता है थोड़ी टफ लगेगी लेकिन सब इजीली समझ आएगा, ठीक है ना। और आपको मेन चीज आपको फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा अब वो, ठीक है, 11 तक था, 11 में निपट चुका है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हर चीज ईजी हो जाती है जो पहले टफ लग रही होती है। इन ट्रायंगल OMT
और थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। OMT में देखो आपको दिख रहा है कि OMT क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे OT स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम समझ आया ना? ओके, अब बढ़िया है, देखो भाई अब यहाँ पे हमने OT स्क्वायर कर दिया। अब OM को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, देखो कैसे, OP प्लस PM का स्क्वायर, OP प्लस, क्योंकि OM है ना पूरा, कोई डाउट नहीं, प्लस MT स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो आप खुद ही देखो, OP क्या है, A वेक्टर, उसे P तक की लेंथ क्या है, A वेक्टर, A वेक्टर। PM अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, अब हम यूज करेंगे इस चीज का, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया ताकि इसको आप समझो अच्छे से। जो यहाँ पे मुझे PM दिख रहा है, क्या PM, मैं इसे थीटा की टर्म्स में कुछ लिख सकता हूँ, देखो कैसे, बताओ यहाँ पे cos थीटा क्या होगा, आप खुद बताओ। ये एक राइट ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा? नहीं, अरे हमें तो एंगल पता ही नहीं है। cos थीटा साइड की टर्म्स में, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना BC अपॉन AB, और आपने वो टेबल बना लिया था ना, वो ये टेबल बनाया था आपने, हाँ बनाया था। तो यहाँ पे बताओ बेस क्या है, PM, बहुत बढ़िया, बोलिए। हाइपोटेनस क्या है, PT, क्या समझ रहे हो ना, PT, ओके। तो आई कैन राइट PM एज PT cos थीटा, PT cos, मल्टीप्लाई हो गया ना, PM इज इक्वल टू PT cos, एंड यहां पे आपका PT किसके इक्वल है, B वेक्टर, PT किसके इक्वल है, कोई डाउट? PT क्या बना, B वेक्टर cos थीटा। तो समझ रहे हो ना सब्स्टिट्यूशन कैसे कर रहे हैं हम? तो OP की जगह PM की जगह प्लस B वेक्टर cos थीटा का स्क्वायर प्लस MT स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा क्या है, यहाँ पे AC अपॉन AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, आप ही बताओ मेरे को। इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही, MT अपॉन PT। मुझे यहाँ पे MT चाहिए, तो MT किसके इक्वल हो जाएगा, PT साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब MT इज इक्वल टू PT साइन थीटा हो गया हमारे पास, और PT किसके इक्वल है, B वेक्टर। तो आई कैन राइट MT एज B वेक्टर साइन, लॉजिक क्लियर हो रहा है ना, इजी लग रहा है ना। लेकिन इसे घर जाके अगर नहीं पढ़ोगे तो कल सब गायब हो जाएगा, ठीक है ना, वाइप आउट हो जाएगा, एकदम क्लीन प्लेट। तो घर जाके इसको रिवाइज जरूर करना है। एक्चुअली मैं आपको कराऊंगा, मैं इसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको जो आपने आज पढ़ा है इसी को आप रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, जो चीज आपने पढ़ी है वो आपके ब्रेन में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो। ये आप एक्सपीरियंस से सीख ही चुके हो 11th के, ठीक है ना। सॉरी मैं बार बार 11th का नाम ले रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि 12th में वो चीज रिपीट ना हो, बिल्कुल भी। क्योंकि देखो पास्ट को भुला देने से कुछ नहीं होता, उसे याद रखना होता है, बट पॉजिटिव वे में, ताकि जब भी आप 12th में अपने आप को लैग करो या कहीं कुछ मिस्टेक करो तो अब 11th अगर भूल ही जाओगे तो तुम्हें सब रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप पीछे गिरोगे तो आपको नहीं, मुझे पता है इसके बाद क्या होने वाला है, आई विल नॉट डू दैट, ठीक है ना। अगर सोने का मन कर रहा है तो नहीं, पढ़ाई पहले, ठीक है ना। आई विल स्टडी देन आई विल स्लीप, क्योंकि 11th में तो नहीं हुआ ना। चलो ठीक है, A प्लस बी कॉस थीटा, MT की जगह क्या लिख देंगे हम, यस B साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि MT का स्क्वायर है ना यहाँ पे। कोई डाउट? अब बस इसको स्क्वायर कर दो भाई। अब देखो भाई OT जो है यहाँ पे, यही तो रिजल्टेंट है क्या,
OT ही तो रिजल्टेंट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रिजल्टेंट का स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। चलो मैं सिंपली यहाँ पे वेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, तो लगा भी लो, ठीक है ना, आर वेक्टर्स को। अब देखिए, अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताओ इंजन? हाँ बस, ठीक है ना, यही होता है। तो a वेक्टर का स्क्वायर, अब मैं सिंबल नहीं हटल लगा रहा, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, a का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पता है ना स्क्वायर होता है तो दोनों का होता है, ये नहीं कि आप सिर्फ बी स्क्वायर कॉस थीटा लिख रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने अलग से कॉस थीटा नहीं लाया, मैंने सिर्फ 2ab करा है, 2ab, बी खुद बी कॉस थीटा, ठीक है, समझे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है a स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है ना, तो मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, यही बचेगा, प्लस 2ab कॉस थीटा, एक सेकेंड, प्लस 2ab, आपको भी दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, प्लस 2ab कॉस याली टर्म, ओके। अब आपको पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये याद होगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये पूरी किसके इक्वल हो गई, 1 के, तो बचा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पूरा 1 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस, मुझे रिजल्टेंट स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रिजल्टेंट। तो यहां के स्क्वायर हटाने के लिए पूरे को आ गया जो स्टार्टिंग में लिखा था। अब पता चला कैसे आता है फॉर्मूला, ठीक है, अभी तक नहीं था ना क्लियर, ठीक है, चलो ऐसी सारी चीजें क्लियर होंगी एक एक करके, डोंट वरी, हर चीज क्लियर होगी आपको। अच्छे से लिखो, जो स्टेप नहीं समझ आता है वो पूछो, ठीक है ना, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अकेले पढ़ रहे हो, बाद में आपका जब ग्रुप आएगा सारे बच्चे, तो भी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ना शर्माना है, ठीक है ना, क्या फील करना है, सब बुद्धू है, ठीक है ना, बस दिस इज द राइट मेथड ऑफ स्टडिंग, सब बुद्धू है, मैं पूछूंगी तो दूसरों का भला होगा। और हम पढ़ाई के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, ठीक है, जब वो आएंगे। अभी तो हम आपको थियोरेटिकल एक्चुअली बोलो तो ये सब फिजिक्स नहीं है, ये सब मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ये फिजिक्स है ही नहीं, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में इसका यूज इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ में ही रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, ठीक है। पेन नहीं चल रहा क्या रिद्धि, चलो दूसरा ले लो, ये लीजिए, सुनो यहाँ पे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे सही बनाया आपने, ट्राई करना है कि जैसे पैरेलल है ना तो एज क्लोज टू पैरेलल आप बना सको, क्योंकि डायग्राम के ही मार्क्स होते हैं। बैठ जाओ, आज एकदम टाइम पे पहुंचेगा आप। चलो मैथ्स निकाल लो, अभी तो नहीं आई, आपने वो कर लिया था काम अच्छे से, नोट्स भी बनाए आपने, ठीक है, गुड, दिखाओ मेरे को।
देखो बहुत बढ़िया, गुड। चल एडवर्ड जेनी, ठीक है, नाम याद रखना। यही सब मैं कह रहा था। हाँ पूजा, वो कीज ले लेना वहीं पे, ठीक है। आप भी सेकंड रूम में चले जाओ, ठीक है। आप भी सेकंड, ठीक है। आज अच्छे से पढ़ना, ओके। जो डाउट्स हैं सब पूछना। फोन आ रहा है आपका, ठीक। हो गया, ठीक है। कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम, नो डिफिकल्टी, गॉट इट। तो आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी है, बट समझने के लिए मैंने कराया, ताकि ये दिखने में बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आपने एक लाइन समझी तो इजीली हो गया। लेकिन अगर मैं वही आपको ना ये बताता ना ये सब बताता और सीधे यहाँ पे लिख देता पीएम की जगह बी कॉस थीटा, वहीं से सारा खेल खत्म। अब आपका पीएम से बी कॉस थीटा कहां से आ गया, ऐसे होती है दिक्कत। क्या होती है, फिर यहाँ अटक गए, फिर इसके आगे समझ नहीं आएगा। जब तक टीचर आगे बताएगा हम इसी को समझ रहे होंगे, ये नहीं समझ आएगा, अगला भी नहीं आएगा, वो भी नहीं समझ आएगा, और लास्ट में लगेगा अरे कुछ भी नहीं समझ आया, ठीक है। बट हम नहीं होने देंगे ऐसा। मुझे पता है ना बच्चों को कैसा फील होता है कि बच्चे कहाँ अटकते हैं, तो मैं उस हिसाब से कराता हूँ, ठीक है। चलिए हम उस हिसाब से कराते हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है a² + b² 2ab cos थीटा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, जो मैं अलग अलग थीटा एंगल की बात कर रहा था ना, अब वो हम देखते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो जैसे कि वेक्टर ए है, यहाँ पर आपका वेक्टर ए है, वेक्टर ए के साथ जो रिजल्टेंट बना रहा है, देखो ए और बी के बीच में जो एंगल था वो था थीटा, बट ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल थीटा नहीं है। अब जो एंगल यहां था वही एंगल यहां थोड़ी ना है, ये तो कुछ अलग है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे? अल्फा से, ठीक है ना। तो याद रखना, ये भी लिख लो, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट इज अल्फा। यहां पे भी बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, ठीक है ना, तो यू शुड नॉट बी इन अ डाउट। चलिए ठीक है, चलिए अब देखो, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि जो डायरेक्शन है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो ये सब तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हो जाती हैं, एक्स्ट्रा इन द सेंस की कम पूछा जाता है, लेकिन आप मुझे जहां तक अंदाजा की रियलिटी है, 2 साल से पेपर टफ बन रहा है। अगर आप अपने सीनियर से बात करोगे, पूछोगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो टफ चीजें आती हैं, तो आप इजी पढ़ाई नहीं करोगे, आप पढ़ाई करोगे टफ। पेपर इजी आ जाए वो बात अलग है, लेकिन आपको इजी नहीं पढ़ना है, आपको टफ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन हमेशा टफ चीजों के लिए करनी चाहिए, इजी तो अपने आप हो जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कि उसकी क्या डायरेक्शन है, तो उसको हम tan अल्फा के टर्म्स में देते हैं। क्या? tan अल्फा, मतलब हम डायरेक्शन tan की, जैसे हमने लिखा था sin cos tan, उसकी टर्म्स में देते हैं। तो ये आपका रिजल्टेंट है अल्फा। अब tan अल्फा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमने लिखा था वो याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी। याद हो गया आपको जो मैंने कोई टेक्निक बताई? कौन सा याद हुआ? बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब हाँ, यूज नहीं हुआ ना बहुत टाइम्स, ठीक है, अब करना पड़ेगा। वी विल फोर्स यू टू अप्लाई योर ब्रेन, ठीक है ना। चलिए, तो tan अल्फा, अब यहाँ पे tan अल्फा है, देखो अभी आपको बताया क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर है tm, और बेस क्या है? om, ठीक है। फिर वही बात है, अब tm को क्या लिख सकते हैं हम भाई? tm को क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस के टर्म्स। अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात करूं, जैसे वो थीटा दिख रहा है ना आपको, तो अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा क्या होता है आपका? आप ही बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? tm,
हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, टीपी दिख रहा है ना, अरे यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस टीपी। अब टीपी किसके इक्विवेलेंट है, बी वेक्टर के, तो मैं लिख सकता हूं टीएम की जगह क्या, बी साइन, ये बी इधर आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना, बी साइन थीटा। तो मैं ऊपर की जगह तो लिख दिया मैंने क्या, बी साइन थीटा, मतलब मैं अल्फा को थीटा के टर्म्स में दे रहा हूं, क्योंकि देखो थीटा तो मेरे को क्वेश्चन में दिया होगा, अल्फा मुझे निकालना है, समझ रहे हो ना। अभी आपने क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ फॉर्मूले देख रहे हो, फिर उसको अप्लाई भी करवाऊंगा मैं आपसे, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। मतलब आपके लिए एकदम रिगरस क्लास हो रही है वेक्टर की, ठीक है, जो मेनली हम जैसे 11th को बिल्कुल बेसिक से कराते हैं, 12th में ये सब क्लास नहीं होती है, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू टीएम, टीएम है आपका बी साइन थीटा, गॉट इट। अब देखिए नीचे क्या है, ओएम, अब ओएम की जगह वही लिखेंगे हम, ओपी प्लस पीएम, जैसा हमने पिछली बार लिखा था, ओपी प्लस, अब देखो ओपी तो खुद ही ये वेक्टर है, लगा लो वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ओपी तो खुद ही ये वेक्टर है, और पीएम को भी हमने लिखा था ना कॉस थीटा के टर्म्स में, जैसे देखो यहाँ पे कॉस थीटा किसके इक्वल था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, कॉस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब आज घर जाके इस चीजों को इतना फास्ट करो कि वो फास्ट हो जाए, ठीक है। देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट वाली बात 100% करेक्ट है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा वो चीजें इजी होंगी। जैसे अभी आपको सोचना पड़ रहा है कि कॉस थीटा में, अच्छा फिर वो बोलना पड़ रहा है, फिर उसमें से निकालना पड़ रहा है, लेकिन जब आप उसे बार बार यूज करोगे तो आपके दिमाग में ऐसे क्लिक करेगा, मेरे को भी ऐसे होता है, मुझे शुरू में याद नहीं होते थे, ठीक है ना, लेकिन जब मैंने बार बार यूज करे तो अपने आप ही सेट हो गए, वरना मुझे भी बार बार राइम करके निकालना पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में तो अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको तो पता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आपको सिंपली बोले तो 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। आपने नीट का पैटर्न देखा है वैसे एग्जामिनेशन, तो ये चीजें अभी से फाइंड आउट करो कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, उसका कंपटीशन लेवल क्या है, मतलब जो आपका टारगेट है उसके प्रति सीरियस होना पड़ेगा। अभी देखो अभी 25 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा ना, तो जो हमारे प्रीवियस ईयर बैच के जो बच्चे 11th के जो आएंगे, फिर आप उनसे मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक कम्युनिटी बनती है जो हम चाहते हैं बनाना बच्चों के बीच में, और आप देखोगे कि वो कुछ बच्चे इतने सीरियस है ना मैं टारगेट को लेके, 2 लड़कियां हैं, मतलब वो अपना नीट को डॉक्टर बनने का इतना सीरियस है ना वो, मैं क्या बताऊं, मतलब दे आर लाइक बहुत पढ़ाई करती हो, मतलब एक्टिव भी है, मतलब बहुत कम सोती है, पर पूरा टाइम अच्छे से पढ़ाई, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि स्टूडियस है, मतलब बाकी चीजों में भी एक्टिविटी करती है, लेकिन शी इज मतलब 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर गोल, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को आप देखोगे तो आपको भी एक लगेगा कि वो भी तो मेरी एज की है, वो कैसे कर पा रही है, आप भी उससे बातें करोगे तो उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो अकेले पढ़ते हैं तो नहीं होता, जब साथ में कुछ ग्रुप होता है ना जिनका गोल सेम होता है और वो आपसे बेटर कर रहे होते हैं, तब जाके हमें अंदर से खुद से एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अगर आप बुद्धू बच्चों के ग्रुप में रहोगे तो ऐसा लगेगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। जब इंटेलिजेंट के ग्रुप में रहोगे तो ग्रोथ होगी, तब ग्रोथ होगी। कई बच्चे क्या होते हैं, देखो जो लाइफ में सक्सेसफुल है तो क्या करते हैं, वो बुद्धुओं के बीच में रहते हैं कि इनमें तो मैं ही इंटेलिजेंट, और वो नीचे ही रह जाता है। जब टॉपर्स के बीच में रहोगे तो टेंशन होगी, यार वो इतना पढ़ रहा है मैं क्यों नहीं पढ़ रही, मतलब वो हर चीज में उसके ज्यादा, मतलब फिर आपको लगेगा कि आई हैव टू इम्प्रूव। और बुद्धुओं के साथ रहोगे तो मैं तो तुम ही इंप्रूव हो जाओ पहले, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो टफ लोगों के बीच में रहो, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। और आप अपने आप अच्छा करने लगोगे तो आपका ग्रुप अपने आप बदल जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप मन लगा के पढ़ाई करोगे आपके नंबर बढ़ेंगे, तो आपके अगर जो दोस्त हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो उन्हें अपने आप ही दिखने लगेगा तो पढ़ने लग गई है, ठीक है ना। वो खुद ही बोलेंगे तो बदल गई, तो पढ़ने लगी, ये वो, ठीक है ना। और अपने आप ही फिर ट्रांजिशन हो जाता है दोस्तों का नेचुरली, वो करना नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो ओपी की जगह हमने ए लिख दिया और पीएम की जगह हमें एंगल्स के टर्म्स में लिखना है। तो पीएम की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने बताया था कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पीएम अपॉन टीपी, पीएम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज टीपी, टीपी लिखो पीटी लिखो, हु केयर्स, ठीक है ना। ठीक है, तो टीपी क्या है मेरे पास, बी वेक्टर है, ऐसे मत लिखना, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। टीपी क्या है, बी वेक्टर है, तो मैं पीएम की जगह लिख सकता हूं क्या,
बी कॉस थीटा, बी कॉस। तो बस आ गया मेरे पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, राइट दिस डाउन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। सच बोलूं तो मेनली यही दो चीज है जिनका यूज होगा बहुत ज्यादा क्लास 12th में, और इसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स है वो मैं आपको बताता हूं। मेन चीजें अच्छा है। चलो पहले इसके स्पेशल केस में मैं आपको बताऊंगा। आज आप इतना अच्छे से करोगे, ठीक है ना। ये जो मैं साइड में हम चीजें लिख रहे हैं ना, ये भी नोट डाउन करना है, ठीक है ना, ताकि बाद में पढ़ो तो खाली ये नहीं कि यही दिख रहा है, हमें ये भी दिखना चाहिए आपको जब आप रीस्टडी करोगे। और 12th का हम स्टार्ट करेंगे तो आप एक नई कॉपी बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि नई शुरुआत नई कॉपी से अच्छी लगती है, ठीक है। नई कॉपी नए पेज एक लगेगा ना कि मैं बदल रही हूँ, आई एम न्यू मी। देखो मौका भी अच्छा है, 30 मार्च से वो कोई न्यू ईयर है, जो हिंदू न्यू ईयर नहीं होता, मतलब जो हम लोग हर रिलीजन का अपना अपना होता है ना, तो 30 मार्च से तो आप एज उस डेट को यूज कर सकते हो कि इट इज न्यू ईयर, रेजोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है ना, कि इस ईयर का। और लिखो, जैसे उस दिन भी थे शायद से मैंने आपको बताया था कि एक चीज बोलो, आप अभी कोई डायरी लिखते हो अपने लिए? ओकेजनल नहीं, अब उसे थोड़ा सा रेगुलरिटी में चेंज करो, ठीक है ना। अब डायरी को सिर्फ डायरी की तरह मत रखो, उसे एज अ प्लानर की तरह भी यूज करो, ठीक है ना। इट इज लाइक कि रात में उसकी डायरी में से सोने से पहले लिख दिया कि कल मुझे क्या क्या करना है, ठीक है ना। या फिर आपने सोते हुए लिखा कि आज मैंने, सबसे अच्छा पता है, सोते वक्त मैं भी यही करता हूँ, मैं करता भी तब सोते वक्त मैंने आज दिन में क्या क्या पढ़ाई करी वो मैं साफ साफ लिखता था, ठीक है ना। मैंने इसमें ये करा, इसमें ये करा, जो भी करा आपने, जैसे कि आज ही घर जाओ, आई एम गिविंग वन टास्क, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप करोगे ना घर में जाके जो आपकी डायरी है जो भी है, तो उसमें आप लिखोगे आज मैंने वेक्टर पढ़ा, वेक्टर में भैया ने मेरे को रिजल्टेंट पढ़ाया, रिजल्टेंट का वो पूरी डेरिवेशन मत कर देना, जैसे मेन फॉर्मूले वो लिख दिया कि रिजल्टेंट ये होता है, डायरेक्शन ये होती है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको कोई बाद में डायरी पढ़े तो सोचे कि साइंटिस्ट की डायरी है, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मूले लिखे हुए, ओके। तो इस तरीके से करोगे और प्लान आउट करोगे अपने डेज को, सोने से पहले अगले दिन क्या करना है, तो आपके डेज बहुत अच्छे होंगे। और टारगेट सेट करके स्टडीज करो। लाइक जो मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे रेजोल्यूशन सेट कर सकते, वो आपकी चॉइस, आप क्या करते हो कि लाइक जो भी स्कूल में पढ़ूंगी, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ूंगी, वो घर जाके पक्का रिवाइज करूंगी, कुछ भी हो जाए, अगले दिन नहीं, उसी दिन। जैसे आज आप घर जाओगे तो ये नहीं कि कल सुबह देख लो, नहीं, आज ही देखना है, क्योंकि कल तो कुछ और मिलेगा भाई, ठीक है। और डेली टास्क, और 8-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एवरीडे 3 आवर्स से स्टडी करूंगी, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग से फेज रखा ना, आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि दूसरों की भी बदली है, आपकी भी बदलेगी, ठीक है। चलो, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस कराता हूं इसके अंदर। स्पेशल केसेस, ठीक है। अब स्पेशल केस जो हमने रिजल्टेंट लिखा था, इसी के ऊपर बात होगी। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। आपने मुझे बताओ क्या था फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम रिजल्टेंट में स्पेशल केस की बात करते हैं। व्हेन फर्स्ट, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है? जब दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल 0, तभी तो थीटा 0 होगा। थीटा है क्या? ए और बी के बीच का एंगल। गॉट इट ना। जैसे कि देखो, एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी, तो ये इस तरीके से मैंने सेट करें, तो ये जो इनके बीच में एंगल बन रहे हैं, दिस इज आवर थीटा। जब थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में। गॉट इट? यानी कि पैरेलल है। थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब होता है पैरेलल, मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन दैट केस रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखिए, खुद ही देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड cos 0। अब क्या आपको याद है cos 0 क्या होता है?
नहीं याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी एक टेबल में भेजूंगा, उसे बार बार लिखना एंड ट्राई टू रिमेम्बर इट, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री की तो जरूरत पड़नी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई बात नहीं हो जाएगा, सब हो जाता है, पढ़ना तो मतलब करना तो पड़ेगा, ओके, और हो जाएगा, मतलब पढ़ोगे पक्का हो जाएगा, देयर इज नो डाउट इन इट। लिख लीजिएगा cos 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है एंजल, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया। अब ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, आपने कहा है कटेगा, a प्लस बी, देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है ना, a प्लस बी, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डब्बा बना सकते हैं उसके मॉड्यूलस। तो नोटिस कर रहे हो, a प्लस बी रिजल्ट, ये वही केस है जो मैं कह रहा था कि अगर आप इधर 3 किलोमीटर चले और 4 किलोमीटर इधर चले, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 है, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 7, ठीक है। बट अगर इनके बीच में एंगल कुछ और होता तो रिजल्ट अलग आ रहा था। तो यही चीज आपने यहाँ पे देख ली कि जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो a प्लस बी के ही इक्वल हो जाता है, यानी कि ये जो b है वो एक्चुअली बोलो तो a के आगे ही रखा हुआ है, ओके, सिंपल एज दैट। एक केस ये हो गया, मैं आपको 3 ही केस कराऊंगा मेन, एक तो 0 के लिए हो गया, समझ गए ना, a प्लस बी, डोंट वरी, ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा, जस्ट 2 मोर केसेस, क्योंकि इसी के साथ कंबाइंड है, फिर कल इससे से नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगला केस, केस 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, उस केस में रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, एंड cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है हमारे पास 0, ठीक है, cos 0 1, तो यहां से अब देखो ये तो पूरी टर्म गायब हो जाएगी, तो cos 90 0 हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, क्लियर है बात। तो यही तो हुआ था, देखो 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इधर थी, 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट इधर थी, तो जब हम पाइथागोरस भी लगाते हैं तो ये क्या आता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, देख रहे हो पाइथागोरस और वेक्टर रिलेटेड भाई बहन है, ठीक है, गॉट इट, क्लियर हो गया ना, दिस इज इट। तो दिस इज आवर सेकंड केस। नाउ वी आर गोना सी द लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में देखो अब हम क्या करेंगे, वहां पे वो करेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। अब cos 180 होता है आपके पास -1, कितना, -1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से हम रिजल्टेंट डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, -2ab, ठीक है। अब देखो ये भी एक चीज का फॉर्मूला बन रहा है, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का, वो क्या है, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इसका होता है, तो अब ये स्क्वायर से रूट कटेगा, है ना, तो ये यहां से ये खत्म, स्क्वायर क्या गया रिजल्टेंट, a माइनस बी। ये वही केस हो गया क्या, एक दोस्त इधर खींच रहा है, एक दोस्त इधर खींच रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, क्योंकि वन इज पुलिंग दिस साइड, वन इज पुलिंग दैट साइड, एंगल इज 180, so the resultant will be the difference of their forces, okay। तो a माइनस बी,
तो आपने 3 केसेस देखे, स्पेशल केसेस, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ गए, ठीक है ना, कि एक बार दोनों फोर्स इधर ही लग रही है, मान लेते हैं F1 और एक दूसरी फोर्स है F2, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही है तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, F1 प्लस, जब थीटा 0 डिग्री होगा। जब F1 और F2 के बीच में है 90 डिग्रीज, तो उस केस में जो रिजल्टेंट है वो है, क्या है आपके पास, बताओ, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2, जब थीटा है 90 डिग्रीज। थर्ड केस, जब ये 180 डिग्री, यानी कि F2 इधर F1 इधर, अपोजिट है, ठीक है ना, 180 डिग्रीज, उस केस में है हमारे पास F1 माइनस, जब थीटा हो 180 डिग्रीज। तो ये तो फॉर्मूले में देखा, और ये आपने जो नॉर्मली अपनी आंखों से विजुअलाइज कर पा रहे हैं वो ये है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप अपने रफ उसमें डायग्राम बना के कर लो, ठीक है, क्योंकि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है। ये है तीनों के डायग्राम। ठीक है, इट्स जस्ट दैट सिंपल। आई होप कि आप सभी को भी समझ आया होगा। तो ऐसी मन लगा के पढ़ाई करिए, और 12th की बिगिनिंग बहुत अच्छी होगी आप लोगों की। शुरू से पढ़िए और अच्छा करिए, क्योंकि देखो 12th के एग्जाम्स हो चुके हैं टफ, तो अगर आप शुरू से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। और चैप्टर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले रात भर पढ़ लूंगा तो सब हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन। तो शुरू से पढ़ो, दिस इज द टाइम। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।